हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्विक कंसेप्ट सीरीज। तो आज के शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे एबीजी एनालिसिस की। तो एबीजी एनालिसिस को हम इन शॉर्ट आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है, विद ऑल द क्वेश्चंस, और सारे डाउट्स जो हैं वो इजी एक्सप्लेनेशन में सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव द डेफिनेशन ऑफ एबीजी एनालिसिस। तो ABG एनालिसिस क्या है? ABG एनालिसिस इज एन एसेंशियल of diagnosing and managing the patient's oxygen status। ABG एनालिसिस क्या है? एक इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल डायग्नोस्टिक टूल है पेशेंट्स ऑक्सीजन स्टेटस को फाइंड आउट करने के लिए और वेंटिलेशन स्टेटस को फाइंड आउट करने के लिए कि अगर कोई पेशेंट है, कोई क्रॉनिक कंडीशन है, COPD है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, ठीक है, उनमें ऑक्सीजन स्टेटस को फाइंड आउट करने का बेस्ट जो मेथड है दैट इज द ABG एनालिसिस। या अगर एसिड बेस बैलेंस में कोई एबनॉर्मेलिटी है, फॉर एग्जांपल पेशेंट इज इन अल्कलोसिस और पेशेंट है एसिडोसिस में, फॉर एग्जांपल डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और उनको फाइंड आउट करने के लिए वी नीड ABG एनालिसिस, ठीक है। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ABG एनालिसिस। उसके बाद वी हैव द पर्पसेस ऑफ द ABG एनालिसिस। तो उसके पर्पस क्या है? फर्स्ट पर्पस इज द to determine the presence and type of acid base balance। तो acid base balance को पता करने के लिए we need ABG एनालिसिस, ठीक है। उसमें हम पता करते हैं कि अल्कलोसिस है, एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी की कंडीशन है, मेटाबॉलिक कंडीशन है, ठीक है, पार्शियल कॉम्पेंसेटेड है, फुली कॉम्पेंसेटेड है या अनकॉम्पेंसेटेड कंडीशन है, ठीक है। इन सब को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जो है, चेक फॉर ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड लंग डिजीज। इसमें हम पता करते हैं किसी भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम को, फॉर एग्जांपल इफ द पेशेंट है COPD, ठीक है, अगर पेशेंट में एम्फाइसीमा है, अगर पेशेंट में ब्रोंकाइटिस है, तो इन सब कंडीशंस को पता करने के लिए वी नीड ABG एनालिसिस। उसके बाद वी हैव अनदर पर्पस दैट इज द असेसमेंट ऑफ रेस्पॉन्स टू एनी इंटरवेंशन। अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जिसका सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा है और उस पेशेंट को हमने क्या है, ट्रैकियोस्टोमी किया, ठीक है, हमने ट्रैकियोस्टोमी किया या हमने इंट्यूबेट किया पेशेंट को एंड हमने पेशेंट को वेंटिलेटर से कनेक्ट, वो इन्वेसिव वेंटिलेशन है चाहे वो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन है। अब उस वेंटिलेशन स्टेटस को पता करने के लिए कि पेशेंट कैसे रिएक्ट करता है वेंटिलेशन को, क्या पेशेंट में कंडीशन इंप्रूव हो रही है, क्या पेशेंट का सैचुरेशन मेंटेन हो रहा है, उन चीज़ों को पता करने के लिए वी नीड ABG एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद वी हैव द नॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ ABG एनालिसिस। अगर हमें ABG एनालिसिस के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है कि कंडीशन कौन सी है, उसके लिए वी नीड टू रिमेंबर दिस डेटा, ठीक है। इसी बेस पे सारी कंडीशंस डिसाइड हो जाएंगी। तो फर्स्ट इज द pH इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब हम स्टेप्स पढ़ेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो हम pH को देखेंगे कि pH जो है 7.35 टू 7.45 की रेंज में है, ठीक है। तो 7.35 की टू 7.45 तो हमारे पास एक रेंज आ गया, लेकिन इसमें हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे 7.4, और जो भी pH 7.4 से ज़्यादा होगा उसको हम कहेंगे एसिडोसिस, और जो भी pH 7.4 से कम होगी उसको हम कहेंगे अल्कलोसिस, ठीक है। उसके बाद भी है PCO2। तो PCO2 का जो नॉर्मल लेवल है दैट इज 35 टू 45 mm of Hg, ठीक है। उसके बाद वी हैव अनदर पैरामीटर इन ABG एनालिसिस, वो है HCO3, ठीक है। HCO3 की जो नॉर्मल लेवल है दैट इज 22 टू 28 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ABG एनालिसिस में। उसके बाद वी हैव PO2, ठीक है, वो है 80 टू 100, ठीक है। तो ABG एनालिसिस में भी हम इसी सीक्वेंस में देखेंगे, फर्स्ट pH को चेक करेंगे, PCO2 को करेंगे, HCO3 को करेंगे। तो ये तो हमारे पास आ गए नॉर्मल पैरामीटर्स। अब इन्हीं पैरामीटर्स में डेविएशन आएगी, कभी pH में आएगी, कभी PCO2 में आएगी, कभी HCO3 में आएगी, तो उन्हीं कंडीशंस पे भी हमारे ABG डिसऑर्डर्स डिफाइन होते हैं, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड,
यहाँ पे जो हमारा प्रोसीजर है, ठीक है, ये इमेज जो है ये किसकी है, ये है किसकी, इसमें हम क्या करते हैं एबीजी एनालिसिस। और एबीजी एनालिसिस में हम वेन से ब्लड लेते हैं या आर्टरी से ब्लड लेते हैं, हम आर्टरी से ब्लड लेते हैं। और आर्टरीरियल ब्लड में पी ऑफ O2 हमें इंक्रीज मिलता है, ठीक है। और बिफोर एबीजी एनालिसिस हम कौन सा टेस्ट करते हैं, दैट इज एलिन टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, दैट इज एलिन टेस्ट टू चेक द पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी, ठीक है। और एक पॉइंट है कि एबीजी एनालिसिस के लिए हम सैंपल कितना लेते हैं, दैट इज 0.5 ml, ठीक है। और हमें नीड कितना होता है, दैट इज ओनली 0.1 ml, ठीक है। 0.1 ml में भी रिपोर्ट आएगी हमारी। उसके बाद है मोस्ट कॉमन साइट, ठीक है। मोस्ट कॉमन आर्टरी दैट इज रेडियल आर्टरी, ठीक है। रेडियल आर्टरी हम मोस्ट कॉमनली लेते हैं। उसके बाद अगर दूसरा ऑप्शन आए दैट इज फीमोरल आर्टरी, ठीक है, दैट इज फीमोरल आर्टरी। उसके बाद है फीमोरल आर्टरी। अगर फीमोरल आर्टरी भी ऑप्शन में नहीं है देन वी हैव द ऑप्शन ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद हम ब्रेकियल को करेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम हेपेरिन सिरिंज में ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है, जैसे कि जो एबीजी सैंपल है वो हम किस में लेते हैं, हेपेरिनाइज्ड सिरिंज में। अगर फॉर एग्जांपल ड्यू टू एनी रीज़न हमने जो क्या है हेपेरिन को सिरिंज में ही थोड़ा सा उसको फ्लश करना होता है, हमने थोड़ा सा ज़्यादा हेपेरिन उसमें ले लिया सिरिंज में, तो उससे क्या होगा, हमारा जो सैंपल होगा उसमें पोटेशियम का लेवल रेज होगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द एबीजी इमेज, ठीक है। उसके बाद वी हैव द डिसऑर्डर्स ऑफ एबीजी। अब हम असली जो है डिसऑर्डर्स ऑफ एबीजी को डिस्कस करेंगे। तो डिसऑर्डर्स ऑफ एबीजी में हमारे पास 4 कंडीशंस है। तो फर्स्ट कंडीशन इज द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सेकंड इज द रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, थर्ड इज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड फोर्थ इज द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो यहाँ पे वी हैव टू रिमेंबर दैट कि रेस्पिरेटरी की कंडीशन अगर होगी दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू CO2, और मेटाबॉलिक की अगर कंडीशन होगी इट इज रिलेटेड टू द HCO3, ठीक है। ये यहाँ पे हमें रिमेंबर करना है कि अगर एसिडोसिस की कंडीशन तो दैट इज रिलेटेड टू CO2, अगर मेटाबॉलिक की कंडीशन दैट इज रिलेटेड टू HCO3 हो गई ये। अब एसिडोसिस का मतलब यहाँ पे है pH लेस देन 7.4 एंड अल्कलोसिस का मतलब क्या है, pH ग्रेटर देन 7.4। यह है डिसऑर्डर्स ऑफ एबीजी और इन्हीं को हम सॉल्व करके यही रिजल्ट हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ वी हैव द स्टेप्स हाउ टू सॉल्व द एबीजी क्वेश्चन, ठीक है। एबीजी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज फर्स्ट हम चेक करेंगे pH, ठीक है। क्वेश्चन में जितने भी पैरामीटर्स है हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट किसको, pH को, ठीक है। pH को हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड हम किसको देखेंगे, PCO2 को देखेंगे, ठीक है। और थर्ड हम किसको देखेंगे, HCO3 को देखेंगे। जैसे pH को जब हमने देखा तो हम नॉर्मल pH लिखेंगे दैट इज 7.35 टू 7.45, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है दैट इज 7.4। अगर जो गिवन pH है वो 7.4 से ज़्यादा है दैट इज अल्कलोसिस, 7.4 से कम है दैट इज एसिडोसिस। नेक्स्ट हम PCO2 देखेंगे तो नॉर्मल है 35 टू 45 नॉर्मल है। अब अगर 45 से ज़्यादा है तो एबनॉर्मल। HCO3 देखेंगे 22 टू 28 नॉर्मल रेंज है, 28 से ज़्यादा है तो एबनॉर्मल है, 22 से कम है तो एबनॉर्मल है, ठीक है। तो फाइंड आउट हम करेंगे फर्स्ट pH, सेकंड PCO2, थर्ड HCO3। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। नाउ हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है pH गिवन है 7.5, PCO2 गिवन है 40 और HCO3 गिवन है 18। और जो ही हमने क्वेश्चन को देखा है हमें क्या करना है, हमें इन पैरामीटर्स को देखना है कि ये पैरामीटर्स जो हमें नॉर्मल पैरामीटर्स हैं इनको हमें एक बार यहाँ पे देखना है। जब हमें पैरामीटर्स याद हो गए अब उसके बाद जब हम क्वेश्चन पे आएंगे, pH देखा है, pH लिखा है 7.5, ठीक है। जो हमने स्टेप्स
डिस्कस किए, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या था, पीएच को देखो तो पीएच 7.5 है, तो नॉर्मल पीएच हम लिखेंगे 7.35 टू 7.45, ठीक है। अब जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है दैट इज 7.4 और 7.4 से गिवन पीएच जो है जो ज़्यादा है दैट इज 7.5। तो कंडीशन कौन सी है, अल्कलोसिस, ठीक है। जो हमने पहले ही कहा कि अगर 7.4 से पीएच ज़्यादा है दैट इज अल्कलोसिस, तो ये अल्कलोसिस हो गया। और अब अगर 4 ऑप्शंस में एसिडोसिस के 2 ऑप्शन है तो वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि कंडीशन है अल्कलोसिस। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या है, PCO2 को देखो। PCO2 को जब हम देखेंगे तो नॉर्मल है 35 टू 45, ठीक है। तो यहाँ पे PCO2 क्या है 40, दैट इज PCO2 है नॉर्मल, ठीक है। इसकी जो है वैल्यू दैट इज इन द नॉर्मल रेंज। उसके बाद हम देखेंगे HCO3 को। HCO3 क्या है 22 टू 28, ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है। और हमारे पास 18 है दैट इज लेस देन 22, ठीक है, दैट इज लेस देन 22। तो PCO2 की तो कंडीशन है नहीं, दैट इज रेस्पिरेटरी का ऑप्शन है, वो अब एलिमिनेट होगा। अब किसकी कंडीशन है, एक तो पीएच है ज़्यादा दैट इज अल्कलोसिस, सेकंड है रिलेटेड टू चेंज किसमें, HCO3 में, दैट इज कंडीशन है मेटाबॉलिक। तो इसमें हम लिखेंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। इसका आंसर हमारा रहेगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो इसका आंसर हमारा बनेगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच इज 7.48। तो जो हमारे स्टेप्स है उसमें क्या है, फर्स्ट चेक द पीएच। तो पीएच क्या है 7.35 टू 7.45 हमारी नॉर्मल पीएच है। तो नॉर्मल पीएच तो है लेकिन जो हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं दैट इज 7.4। तो यहाँ पे क्या है 7.48, दैट इज कि 7.4 से ज़्यादा है। तो अगर हम इसको और सिंपल इस क्वेश्चन को बनाए, अगर हम इसको और सिंपल बनाए, हम डायरेक्टली लिखेंगे 7.5, ठीक है। तो हमारी पीएच यहाँ पे क्या है 7.5, ठीक है। तो रेफरेंस जो हम ले लेते हैं दैट इज 7.4 और हमारी पीएच है दैट इज 7.5, ठीक है। तो 7.5 जब पीएच है 7.4 से पीएच ज़्यादा है दैट इज कंडीशन इज अल्कलोसिस, ठीक है। तो हमारे पास अल्कलोसिस आ गया। अब जो भी एसिडोसिस के कंडीशन ऑप्शन में है उनको हम पहले ही एलिमिनेट करेंगे। CO2 को देखेंगे तो CO2 जो है उसका नॉर्मल लेवल क्या है दैट इज 35 टू 45, ठीक है। हमारे पास क्या है CO2 दैट इज 70, तो CO2 क्या है इंक्रीज है, ठीक है। उसके बाद HCO3 है, HCO3 कितना नॉर्मल है दैट इज 22 टू 28 और यहाँ पे HCO3 भी ज़्यादा है दैट इज 35। अब हमारे पास जो यहाँ पे प्रॉब्लम है दैट इज कि दोनों में चेंज है, CO2 में भी चेंज है, HCO3 में भी चेंज है। और यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि रेस्पिरेटरी की कंडीशन है या मेटाबॉलिक की कंडीशन है। और जब ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे हमें CO2 भी चेंज मिलेगा, HCO3 भी चेंज मिलेगा, ठीक है, फिर अल्कलोसिस हो एसिडोसिस हो उससे कोई मतलब है नहीं। अब अगर CO2 में भी चेंज है, HCO3 में भी चेंज है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ टेक्निक, उसको हम कहते हैं रोम टेक्निक, ठीक है। जैसे भी जहाँ भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि दोनों चेंज है, CO2 भी चेंज है, HCO3 भी चेंज है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे रोम टेक्निक को अप्लाई करेंगे। तो रोम टेक्निक क्या है, इफ बोथ PCO2 एंड HCO3 चेंज, उसके बाद हम फॉलो करेंगे रोम टेक्निक। तो रोम टेक्निक क्या है कि रेस्पिरेटरी अपोजिट टू पीएच, दैट मीन्स कि CO2 ऑलवेज रहेगी अपोजिट टू पीएच। अगर कंडीशन में पीएच हमारा इंक्रीज होगा तो CO2 डिक्रीज हो जाएगा, ये नॉर्मल है, ठीक है। पीएच अगर इंक्रीज होगा तो CO2 डिक्रीज होगा, ठीक है, अपोजिट चलेंगे। लेकिन मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट टू पीएच, मेटाबॉलिक का मतलब HCO3, ये किसके चलेगा, सेम साइड चलेगा जिस साइड पीएच चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर पीएच इस साइड इंक्रीज होगा तो
HCO3 भी इंक्रीज होगा। अगर pH इस साइड डिक्रीज होगा तो HCO3 भी इसी साइड डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम यही अप्लाई करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर हम ये टेक्निक अप्लाई करेंगे, कौन सी ये है CO2, ठीक है, और ये वाला है HCO3, और करेंगे हम अप्लाई रोम टेक्निक, ठीक है, रोम टेक्निक हम अप्लाई करेंगे। रेस्पिरेटरी अपोजिट, तो हमारी पीएच जो है वो किस साइड चल रही है, अल्कलोसिस साइड, दैट इज इस साइड चल रही है, इंक्रीज पीएच है, ठीक है। रेस्पिरेटरी किस साइड है, वो भी इसी साइड है, ठीक है। रेस्पिरेटरी तो अपोजिट चलेगा पीएच के, लेकिन यहाँ पे जो है पीएच भी एलिवेटेड है, रेस्पिरेटरी भी एलिवेटेड है, दैट इज कि ये रिलेशनशिप हमारा यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी कंडीशन CO2 जो है वो पीएच के अपोजिट रहेगा। अगर पीएच ज़्यादा रहेगी CO2 कम रहेगा, लेकिन यहाँ पे पीएच भी ज़्यादा है CO2 भी ज़्यादा है, तो ये रिलेशन जो है वैलिड नहीं है। उसके बाद हम दूसरी देखेंगे, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट चलेगा। अब अगर पीएच यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन जो मेटाबॉलिक कंडीशन है जो HCO3 है वो भी 35 है, दैट इज़ वो भी 28 से ज़्यादा है। नॉर्मली तो ये चलते हैं किसमें, सेम डायरेक्शन में, और यहाँ भी ये चल रहे हैं किसमें, सेम डायरेक्शन में। तो हमारा जो यह रिलेशन बनेगा वो किसके साथ बनेगा, वो बनेगा मेटाबॉलिक रिलेशन, दैट इज़ यहाँ पे जो कंडीशन है दैट इज़ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो जब भी कंडीशन में जब भी क्वेश्चन में ऐसी आएगी कंडीशन की CO2 भी चेंज है, HCO3 भी चेंज है, ठीक है। नई स्लाइड हम ले लेते हैं। जब क्वेश्चन में हमारा आए कि CO2 भी चेंज है, ठीक है, HCO3 भी चेंज है, ठीक है, pH, ठीक है, pH एसिडिक हो या अल्कलाइन हो, CO2 भी चेंज है, HCO3 भी चेंज है, उस टाइम हम अप्लाई करेंगे रोम टेक्निक, ठीक है। रोम टेक्निक बताती है, हमें फाइंड आउट करा दिया है कि जब दोनों में एलिवेशन होगा तो कौन सा रिलेशन बनेगा। अगर रेस्पिरेटरी के साथ रिलेशन बनेगा, दैट मीन्स कि अगर पीएच हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है, पीएच हमारा इंक्रीज होगा, तब CO2 अगर डिक्रीज होगा तो ये रिलेशन हमारा बनेगा, ठीक है। अगर ये रिलेशन नहीं बना तब बनेगा, पीएच अगर इंक्रीज होगा, अगर उसके बाद HCO3 क्या है वो डिक्रीज हुआ तो ये रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर pH इंक्रीज हुआ और HCO3 भी इंक्रीज बना तो दैट इज द वैलिड रिलेशन। तो इस वाले रिलेशन को हम फिर ले लेंगे। तो दोनों में एक न एक कंडीशन हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगी, और जिस क्वेश्चन में ये दोनों भी अप्लाई नहीं होंगे दैट इज द वो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का मतलब है कि इसमें फुली कंपेंसेटेड है, ठीक है, पार्शियल कंपेंसेटेड है या अनकंपेंसेटेड है। इसको हम समझेंगे विद सिंपल एग्जाम्पल हम लेंगे फिर से यही 3 पैरामीटर्स, एक तो है pH, एक तो है CO2 एंड थर्ड है HCO3। लेट अस अज्यूम कि pH एंड CO2 एंड HCO3 हैव दे आर फ्रेंड्स, ठीक है, ये 3 आपस में फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब मान लो ड्यू टू एनी स्टिमुलस और ड्यू टू एनी कंडीशन pH में क्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई, pH इज इन प्रॉब्लम। ये एक फ्रेंड है इन दो का, pH लेकिन प्रॉब्लम में है, ठीक है। प्रॉब्लम में क्या है, इसको एसिडोसिस हो गया, ठीक है, इसको एसिडोसिस हो गया, ठीक है। pH तो नॉर्मल था 7.35 टू 7.45, बट ड्यू टू एनी कंडीशन इसमें क्या आ गया, इसमें चेंज आ गया, इसमें हो गया एसिडोसिस। अब CO2 और HCO3 pH के 2 फ्रेंड्स है, ठीक है। अब अगर CO2 ने, ठीक है, CO2 ने अटेम्प्ट किया कि मैं pH की थोड़ी सी हेल्प करूं, ठीक है। हेल्प का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये अपनी नॉर्मल रेंज से क्या आ गया, बाहर आ गया। किसकी हेल्प करने, pH की हेल्प करने, और यहाँ पे हेल्प क्या रहेगी कि pH को न्यूट्रल किया जाए। CO2 ने कोशिश की कि मैं pH की हेल्प करके इसको न्यूट्रल करूं, ठीक है, ताकि एसिडोसिस इसमें ना रहे। तो CO2 ने अगर pH की हेल्प की, ठीक है, और जब CO2 ने pH की हेल्प की एसिडोसिस को न्यूट्रल करने के, तब जो HCO3 इनका और एक फ्रेंड है, इसने भी कोशिश की, यह भी अपनी नॉर्मल रेंज से बाहर आ गया, ठीक है। तो दोनों ने
दोनों ने क्या किया, दोनों ने हेल्प की पीएच की, ताकि इस एसिडोसिस को न्यूट्रल किया जाए या अल्कलोसिस को न्यूट्रल किया जाए। अगर CO2 भी नॉर्मल रेंज से बाहर आया, HCO3 भी नॉर्मल रेंज से बाहर आया, दैट मीन्स कि ये दोनों इसको फुली सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये उसको फुली सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब कंडीशन है कि अगर पीएच नॉर्मल आया, HCO3 और CO2 दोनों ने क्या किया, पीएच को सपोर्ट किया, ठीक है, और पीएच को नॉर्मल लेके आए, दैट मीन्स की कंडीशन इज फुल्ली कंपनसेटेड, दैट इज कंडीशन इज फुल्ली कंपनसेटेड। इसका मतलब है कि HCO3 और CO2 दोनों ने क्या की, कोशिश की किसको, पीएच को नॉर्मल करने की, और पीएच नॉर्मल हो गया और ये एसिडोसिस चेंज हो गया किसमें, न्यूट्रल पीएच में, तब इस कंडीशन को हम कहेंगे फुल्ली कंपनसेटेड कंडीशन। तो यहाँ पे हम दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं। तो दूसरे सिनेरियो में भी पीएच में क्या आई, चेंज आई, एसिडोसिस हो गया, ठीक है, एसिडोसिस हो गया, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में दोनों सपोर्ट करते थे पीएच को टू न्यूट्रलाइज द पीएच, लेकिन इस जो ये दूसरी कंडीशन है इसमें भी दोनों सपोर्ट करेंगे किसको, पीएच को। तो CO2 भी सपोर्ट करेगा, कैसे, अपने नॉर्मल लिमिट से बाहर आके, ठीक है, इसकी लेवल एलिवेट हो जाएगी। HCO3 भी सपोर्ट करेगा अपने लिमिट से बाहर आके, दैट इज 22 to 28, ये भी एलिवेटेड मिलेगा। तो ये दोनों सपोर्ट करेंगे पीएच को, बट स्टिल पीएच विल नॉट गेट नॉर्मल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पार्शियल कॉम्पेंसेटेड, ठीक है, पार्शियल कॉम्पेंसेटेड। अगर ये दोनों सपोर्ट करेंगे और पीएच नॉर्मल आएगी, दैट इज फुल्ली कॉम्पेंसेटेड। अगर ये दोनों सपोर्ट करेंगे और पीएच नॉर्मल नहीं है, पीएच 7.35 to 7.45 के रेंज में नहीं है, दैट इज पार्शियली कॉम्पेंसेटेड। अब थर्ड कंडीशन है, ठीक है, अब थर्ड कंडीशन हमारे पास है। थर्ड कंडीशन क्या है कि पीएच में फिर से चेंज आई, दैट इज एसिडोसिस और अल्कलोसिस। एसिडोसिस हम ले लेते हैं, ठीक है, एसिडोसिस। अब यहाँ पे क्या है, दोनों में एक ही सपोर्ट करेगा पीएच को, ठीक है। अगर ये 3 फ्रेंड्स है, ओनली वन विल सपोर्ट पीएच, ठीक है। मान लो CO2 ने सपोर्ट किया पीएच को अपनी नॉर्मल लिमिट से बाहर आके, इसने पीएच को सपोर्ट किया टू नॉर्मलाइज द पीएच। लेकिन HCO3 जो है, इनका जो ये वाला फ्रेंड है, ये अपनी नॉर्मल लिमिट्स में ही रहा, ठीक है, दैट इज 22 to 28, ये इसी रेंज में रहा। इसको कोई मतलब नहीं है पीएच एसिडिक है, पीएच अल्कलाइन है, लेकिन ये अपनी नॉर्मल रेंज में है, ठीक है। लेकिन CO2 जो लॉयल फ्रेंड है, ठीक है, उसने क्या किया, सपोर्ट किया पीएच को टू न्यूट्रलाइज द पीएच, लेकिन पीएच न्यूट्रल नहीं हो पाया, इसलिए उसको हम बोलते हैं अनकॉम्पेंसेटेड कंडीशन, ठीक है, अनकॉम्पेंसेटेड कंडीशन। अनकॉम्पेंसेटेड कंडीशन में क्या है, एक सपोर्ट करेगा पीएच को, लेकिन जो सेकंड है वो अपनी नॉर्मल रेंज में रहेगा और पीएच एबनॉर्मल रहेगी, इसको हम बोलते हैं अनकॉम्पेंसेटेड कंडीशन। तो इसी थ्योरी को हम समझेंगे किससे, एग्जाम्पल से। इसी थ्योरी को अप्लाई करेंगे हमारे इस क्वेश्चन में। तो पीएच जो हमारा गिवन है दैट इज 7.5 और नॉर्मल है दैट इज 7.35 to 7.45 और रेफरेंस के लिए हम लेते हैं 7.4। तो पीएच जो हमारा है दैट इज इंक्रीज, दैट इज 7.5। तो 7.4 से जो भी पीएच है उसको हम किस कंडीशन में रखते हैं, अल्कलोसिस, ठीक है। तो हमारा जो है आंसर आ गया अल्कलोसिस। तो एसिडोसिस के जो ऑप्शन है वो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसमें एसिडोसिस है और हमारी कंडीशन हो जो है दैट इज अल्कलोसिस, ठीक है। उसके बाद हम PCO2 एंड HCO3 को देखेंगे। नाउ PCO2 नॉर्मली कितना होता है, दैट इज 35 to 45 और हमारे पास कितना है यहाँ पे, दैट इज 80, ठीक है, दैट इज 80। उसके बाद सेकंड कंडीशन है दैट इज HCO3। तो HCO3 हमारे पास कितना है नॉर्मली, दैट इज 22 to 28, लेकिन यहाँ पे कितना है, दैट इज 40। तो यहाँ पे जो कंडीशन है दैट इज PCO2 भी चेंज है, HCO3 भी चेंज है। तो इसमें तो डायरेक्टली हम नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि रेस्पिरेटरी कंडीशन है या मेटाबॉलिक कंडीशन है। तो इसमें हम कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे, रोम टेक्निक, ठीक है, रोम टेक्निक हम अप्लाई करेंगे। और पीएच हमारी क्या है, अल्कलाइन पीएच, दैट इज पीएच इज इंक्रीज, है ना,
pH इसमें 7.4 से ज़्यादा है, दैट मीन इस साइड हम रखेंगे इंक्रीज। तो रोम टेक्निक क्या है, रेस्पिरेटरी pH के अपोजिट चलेगा, लेकिन यहाँ पे CO2 pH के साइड चल रहा है, ठीक है। अगर pH यहाँ पे ज़्यादा है और रेस्पिरेटरी जो है CO2 भी वो भी ज़्यादा है, दैट इज़ ये रिलेशनशिप हमारा वैलिड नहीं है क्योंकि ये अपोजिट में चलता है, तो ये हो गया कैंसिल। उसके बाद वी हैव द HCO3। HCO3 इंक्रीज है उसी साइड जिस साइड pH है, ठीक है। pH भी ज़्यादा है 7.4 से और HCO3 भी ज़्यादा है 28 से, दैट इज़ कि इनका जो रिलेशन है दैट इज़ वैलिड हियर। ये अब सेम डायरेक्शन में चलते हैं और यहाँ भी ये सेम डायरेक्शन में है, दैट इज़ हमारी कंडीशन कौन सी है, दैट इज़ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो एसिडोसिस के ऑप्शन जो है वो यहाँ पे कैंसिल हुए। अब हमारे पास है कि पार्शियल कंपनसेट है या फुली कंपनसेट है या अनकंपनसेट है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रॉब्लम किस में है, मेटाबॉलिक की प्रॉब्लम है, दैट इज HCO3 की प्रॉब्लम है। जो हमने रोम टेक्निक से देखा HCO3 में प्रॉब्लम है, दैट इज मेटाबॉलिक कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे जो PCO2 है वो अपनी नॉर्मल रेंज से बाहर है, नॉर्मल है 35 to 45, लेकिन CO2 यहाँ पे कितना है, दैट इज 80। अब वही थ्री फ्रेंड्स है ना, pH, CO2, HCO3, यहाँ पे जो अल्कलाइन pH है दैट इज अल्कलाइन, दैट इज pH में प्रॉब्लम है, न्यूट्रल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अल्कलाइन है। और प्रॉब्लम किस में है, HCO3 वाले फ्रेंड में, और इसकी हेल्प करने कौन आ गया, CO2 आ गया। कैसे आ गया, इसने अपनी लेवल को इंक्रीज किया, लेकिन फिर भी ये pH को न्यूट्रल नहीं कर पाए, दैट इज द कंडीशन इज पार्शियली कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल pH हमारे पास है कितना, दैट इज 7.5, ठीक है। pH हम 7.5 ले लेते हैं, ठीक है। pH हम 7.5 लेते हैं, CO2 हम यहाँ पे ले लेते हैं, कितना लेंगे 30 ले लेते हैं, और HCO3 हम ले लेंगे कितना, दैट इज 26, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वी विल चेक द pH। तो नॉर्मली pH जो हमारा होता है दैट इज 7.35 to 7.45, एंड गिवन pH जो है दैट इज, जो हम रेफरेंस pH ले लेते हैं 7.4, वो जो गिवन pH है वो इससे ज़्यादा है, दैट इज 7.5, ठीक है। तो कंडीशन कौन सी रहेगी, 7.4 से pH अगर ज़्यादा है तो कंडीशन है अल्कलोसिस। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन है दैट इज अल्कलोसिस। लेट अस सी CO2। अगर हम CO2 को देखेंगे तो CO2 नॉर्मली कितना होता है हमारे पास, दैट इज 35 to 45, ठीक है। जब तक नॉर्मल पैरामीटर्स हमारे याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। CO2 हमारे पास नॉर्मल कितना होता है 35 to 45, तो यहाँ पे जो है दैट इज 30, ठीक है। दैट इज 35 से कम है, दैट इज 30। उसके बाद HCO3 हम देखेंगे, HCO3 कितना होता है 22 to 28, और यहाँ पे हमारा कितना है, दैट इज 26, दैट इज नॉर्मल है, ठीक है। ये अपनी नॉर्मल रेंज में है। अब अगर यहाँ हम देखेंगे, ठीक है, HCO3 जो हमारा यहाँ है दैट इज इन नॉर्मल रेंज, तो हम डिसाइड किससे करेंगे, दैट इज CO2 से डिसाइड करेंगे। और अगर हम रोम टेक्निक भी देखेंगे तो रेस्पिरेटरी pH के अपोजिट चलेगी। यहाँ पे pH है इस साइड दैट इज एलिवेटेड इंक्रीज pH, और यहाँ पे CO2 है डिक्रीज, तो रोम टेक्निक भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो कंडीशन कौन सी है, HCO3 तो नॉर्मल है लेकिन CO2 डिक्रीज है, ठीक है, दैट मीन्स की रेस्पिरेटरी कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब यहाँ पे देखना है कि फुली कंपेंसेटेड है, पार्शियल कंपेंसेटेड है या अनकंपेंसेटेड है। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो pH तो है एबनॉर्मल अल्कलोसिस। अब जो फ्रेंड है CO2 वो आया हेल्प करने, कैसे, उसने CO2 लेवल को क्या किया, डिक्रीज किया, ठीक है। उसने हेल्प की किसकी, pH की, ताकि न्यूट्रल हो, कैसे, CO2 डिक्रीज करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो HCO3 है वो अपनी नॉर्मल रेंज में है, ठीक है। दैट इज कंडीशन इज
अनकम्पेंसेटेड कंडीशन। अगर ये CO3 भी निकलता बाहर अपनी नॉर्मल रेंज से, फिर अगर पीएच नॉर्मल ना होती तो हम इसको पार्शियली कंपेंसेटेड कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, HCO3 नॉर्मल है, CO2 अपनी लेवल नॉर्मल लेवल से डिक्रीज है। दैट मीन्स कि CO2 ने अटेम्प्ट किया किसको, अल्कलोसिस को न्यूट्रल करने के लिए, लेकिन HCO3 ने सपोर्ट नहीं किया। दैट इज द कंडीशन इज फुल्ली अनकम्पेंसेटेड कंडीशन। ठीक है, सो लेट अस हैव अनदर एग्जांपल। ठीक है, और एक कंडीशन को ले लेते हैं जिसमें फुल्ली कंपेंसेशन हमें देखने को मिलेगा। तो कंडीशन हम ले लेते हैं। ठीक है, तो कंडीशन है कि पीएच जो गिवन है दैट इज 7.35। ठीक है, 7.35, और CO2 जो है गिवन दैट इज 55, एंड HCO3 जो गिवन है दैट इज 32। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे हमारी कौन सी कंडीशन आती है। तो pH इज 7.35, तो नॉर्मल pH हमारा क्या होता है 7.35 टू 7.45, और इवेल्युएशन के लिए हम रेफरेंस ले लेते हैं 7.4। तो 7.3 है, दैट मीन्स 7.4 से कम है, दैट इज द कंडीशन इज एसिडोसिस। ठीक है, आ गया हमारा एसिडोसिस। उसके बाद हम CO2 को देखेंगे। CO2 हमारे पास नॉर्मली कितना होता है, दैट इज 35 टू 45, और हमारे पास यहाँ कितना है दैट इज 55। सो दैट मीन्स कि एलिवेटेड CO2। ठीक है, इसके बाद HCO3 नॉर्मल कितना होता है, दैट इज 22 टू 28, और यहाँ पे कितना है दैट इज 32, ये भी एलिवेटेड है। अब दोनों एलिवेटेड है CO2 HCO3, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे रोम टेक्निक। तो रेस्पिरेटरी पीएच के अपोजिट होगा और मेटाबॉलिक पीएच के सेम साइड होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो रेस्पिरेटरी तो किस साइड है, लेफ्ट साइड, क्योंकि 7.4 से कम है तो लेफ्ट साइड। लेकिन यहाँ पे जो HCO3 है वो है राइट साइड। तो इनका अपोजिट रिलेशन नहीं होता है। अपोजिट रिलेशन किसका होता है, पीएच और CO2 का, और पीएच और CO2 का यहाँ पे अपोजिट रिलेशन है। दैट मीन्स कि जो हमारा रिलेशनशिप यहाँ वैलिड है दैट इज द RO, रेस्पिरेटरी अपोजिट टू पीएच। ठीक है, तो कंडीशन कौन सी बनेगी, दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दैट द कंडीशन इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब अगर हम कंपेंसेशन को देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम किस में थी, पीएच में थी, क्योंकि एसिडोसिस है। लेकिन जो CO2 है वो भी नॉर्मल रेंज से बाहर है। ठीक है, दैट इज CO2 हैव ट्राइड और CO2 हैव अटेम्प्टेड टू नॉर्मलाइज द पीएच। ठीक है, उसके बाद HCO3 है वो भी नॉर्मल लिमिट से बाहर है, दैट इज HCO3 आल्सो हैव ट्राइड टू नॉर्मलाइज द पीएच। दैट मीन्स कि इस कंडीशन में पीएच जो इनका फ्रेंड है उसमें इसके दोनों फ्रेंड लॉयल है, CO2 एंड HCO3 दोनों लॉयल है, और दे ट्राइड देयर बेस्ट टू नॉर्मलाइज द पीएच, और उन्होंने जो लॉयलिटी है वो दिखाई है, और उसकी वजह से जो पीएच है वो नॉर्मल आया है, दैट इज 7.35। तो यहाँ पे जो कंडीशन रहेगी दैट इज फुल्ली कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमें फुल्ली कंपनसेशन की कंडीशन मिली है जिसमें ये तीनों फ्रेंड्स बहुत ही लॉयल है। ठीक है, तो आज हमने शॉर्ट वीडियो में बात की है ABG एनालिसिस की। ठीक है, तो टू द पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि ABG एनालिसिस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज।